ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस एक प्रारंभिक मानव प्रजाति थी जिसे पुराजैव वैज्ञानिकों पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट ने पूर्वी अफ्रीका, आज का इथियोपिया, केन्या और तंजानिया में लगभग 2.97 मिलियन वर्ष पहले पाया था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस में बंदर और मानव दोनों की विशेषताएं थीं। इस प्रजाति के सदस्यों का चेहरा बंदर जैसा था, जैसे कि चपटी नाक, आगे की ओर निकला हुआ निचला जबड़ा और छोटा मस्तिष्क, जो लगभग 500 घन सेंटीमीटर से भी कम होता था, जबकि आधुनिक मानव का मस्तिष्क लगभग 1200 सीसी ही था। इसके साथ ही इनके बाजू लंबे और मजबूत होते थे तथा उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई होती थीं, जो पेड़ों पर चढ़ने के लिए अनुकूल थी। इनके दांतों में छोटे कैनाइन दांत थे, जैसे अन्य प्रारंभिक मनुष्यों में पाए जाते हैं, और इनका शरीर 2 पैरों पर सीधे चलने के लिए अनुकूलित था। इसलिए ये वृक्षों पर भी रह सकते थे और जमीन पर भी घूम सकते थे। इस दोहरी क्षमता के कारण वे बदलते हुए मौसम और पर्यावरण में लगभग 10 लाख 1 मिलियन वर्ष तक जीवित रहे। कैनाइन दांत मांस जैसे भोजन को काटने और फाड़ने के लिए उपयोग होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस मुख्य रूप से शाकाहारी था। यह झाड़ियों, पेड़ों की कोमल शाखाओं, फलों, मेवों और भूमिगत कंदों ट्यूबर पर निर्भर रहता था। इसीलिए इनके कैनाइन दांत बहुत तेज नहीं थे। सवाल यह उठता है कि वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि वे क्या खाते थे। इसका उत्तर है उनके दांतों के अवशेषों का अध्ययन करके। दांतों का आकार, बनावट और घिसावट हमें उनके भोजन के बारे में संकेत देती है। दंत माइक्रोवेयर अध्ययन से पता चला कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस के दांतों पर खरोंचें ज्यादा पाई गईं, जबकि उसी समय की दूसरी प्रजाति पैरांथ्रोपस रोबस्टस के दांतों पर गड्ढे अधिक थे। इससे यह समझ में आता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस कठोर भोजन खाते थे, लेकिन साथ ही साथ नरम फल और पौधे भी उनकी आहार सूची में शामिल थे। यानी उनका भोजन बहुत विविध था। इस प्रजाति को औपचारिक रूप से 1978 में नाम दिया गया था, जब इथियोपिया के हदार और तंजानिया के लायतोली में इसके जीवाश्मों की बड़ी खोज हुई। बाद में 1930 के दशक में मिले कुछ पुराने जीवाश्मों को भी इसी प्रजाति में शामिल कर लिया गया। परंतु ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पास कुछ लाभ भी थे। उनके आसपास घने जंगल होते थे, जो उन्हें खतरनाक शिकारी जानवरों से बचाते थे। आधुनिक मानवों की तरह वे 2 पैरों पर चलते थे, हालांकि एक मूलभूत स्तर पर, क्योंकि उनके मस्तिष्क के निचले हिस्से के मध्य में फोरामेन मैग्नम स्थित था, ठीक वैसे ही जैसे आज के मनुष्यों में पाया जाता है। अब प्रश्न आता है, फोरामेन मैग्नम का कार्य क्या है? मैं मानव मस्तिष्क पर विस्तृत वीडियो आगे बनाऊंगा, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो कृपया लाइक और कमेंट करें। फिलहाल एक छोटा सा परिचय देता हूं। फोरामेन मैग्नम का काम मस्तिष्क तंतु से मेरुदंड को जोड़ने का है। इसके माध्यम से नसों और रक्तवाहिकाओं का आवागमन होता है, जिससे मस्तिष्क और शरीर एक दूसरे से संचार कर सकते हैं। यह मानव शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। लेकिन प्रकृति ने हमारे पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साथ एक विडंबनापूर्ण मजाक किया। दुनिया में तेज बदलाव आने शुरू हो गए। टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से जलवायु ठंडी होने लगी। घने जंगल धीरे धीरे सूखी घास की विस्तृत भूमि सवाना में बदल गए। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर धीरे धीरे कम होने लगे। इस प्रकार प्रकृति ने ऑस्ट्रेलोपिथेकस को खुले सूखे घास के मैदानों में निर्दयी शिकारी जानवरों का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। वे भूखे और खूंखार जानवरों के बीच डर और संघर्ष के साथ जीवित रहने को विवश थे। स्थिति ऐसी थी, या तो जीवित रहो या फिर नष्ट हो जाओ। इवैल्यूएशन की प्रक्रिया के बाद हमारे पूर्वजों में कई परिवर्तन हुए और फिर होमो हैबिलिस का उद्भव हुआ। लेकिन प्रश्न मन में आता है कि कोई जीव दूसरे जीव को क्यों मारता है, दया क्यों नहीं दिखाता? इसका उत्तर है नेचर। बचपन में हमने डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा था। इस सिद्धांत के अनुसार जिन जीवों में ऐसे गुण होते हैं जो वातावरण के अनुरूप होते हैं, वे अधिक समय तक जीवित रहते हैं और अधिक संतान उत्पन्न करते हैं।
ये संतानें भी वही गुण लेकर आगे बढ़ती हैं। धीरे धीरे पीढ़ियों के साथ साथ जीवों में परिवर्तन आता है और लाभदायक गुण अधिक आम हो जाते हैं। यह सिद्धांत अधिक संतान उत्पन्न होने, व्यक्तियों में विविधता होने और इनके बीच जीवित रहने की संघर्ष प्रक्रिया पर आधारित है, जहां योग्य प्राणी ही जीवित रहते हैं। अब कहानी पर लौटते हैं। होमो हैबिलिस की खोपड़ी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में बड़ी थी। होमो हैबिलिस का अर्थ है हैंडीमैन। इनकी दांतें ऑस्ट्रेलोपिथेकस से छोटी थी, लेकिन दांतों की इनेमल मोटी थी और जबड़े मजबूत थे। इसका मतलब है कि वे अभी भी कुछ कठोर भोजन चबा सकते थे। अध्ययनों से पता चलता है कि होमो हैबिलिस का भोजन बहुत विविध था। पत्तियां, कठोर पौधे, कुछ पशुओं का मांस, लेकिन वे बहुत कठोर चीजों जैसे सूखे मेवे या बहुत कड़े कंद आदि के विशेषज्ञ नहीं थे। होमो हैबिलिस का जीवन बहुत रोमांचक और जोखिम भरा था। उनके आसपास खतरनाक शिकारी रहते थे, जैसे शिकारी हाइना, चैस्मापोंथिटिस निटिडला, और बड़े दांत वाले बिल्ली प्राणी जैसे डायनोफिलिस और मेगेंटेरियन। तो सवाल उठता है, वे ना तो पेड़ों पर चढ़े और ना ही जानवरों को मारकर अपने आप को सुरक्षित रख पाए। क्यों? यहां भी प्रकृति ने उनके साथ एक प्रकार का बेहड़ा मजाक किया। होमो हैबिलिस की ऊंचाई लगभग 3 से 4 फीट थी, जो आधुनिक मनुष्यों और ऑस्ट्रेलोपिथेकस दोनों से कम थी, क्योंकि उनका मस्तिष्क आकार में बड़ा हो रहा था और मस्तिष्क को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन की कमी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए शरीर का छोटा होना लाभदायक था, लेकिन इस लाभ के साथ एक बड़ा जोखिम भी था। उनके पास आज की ह्यूमन की तरह स्प्रिंट फुट आर्च नहीं था, इसलिए वे तेज नहीं भाग सकते थे। वे औसतन 1 किलोमीटर ही भाग सकते थे। इससे पता चलता है कि उनकी भूमि पर जीवन क्षमता बहुत सीमित थी। तो क्या वे पैरों पर रहते? लेकिन यह भी पूरी तरह संभव नहीं था, क्योंकि उनके हाथों की उंगलियों की हड्डियां ना तो पेड़ पर चढ़ने वाली प्रजातियों जैसी मुड़ी हुई थी और ना ही इंसानों जैसी सीधी। वे एक मध्यवर्ती अवस्था में थे, न पूरी तरह आर्बोरियल और न पूरी तरह टेरेस्ट्रियल। और अगर वे पानी में जाते तो वहां उन्हें क्रोकोडाइलस थॉरब्यान्नारसोनी नामक विशाल मगरमच्छ खा सकता था। इसलिए पानी भी उनके लिए सुरक्षित नहीं था। धीरे धीरे अपनी आवश्यकता के कारण उन्होंने मृत जानवरों को खाकर जीवित रहने, स्कैवेंजिंग की आदत विकसित की। और क्योंकि उनके मस्तिष्क में ब्रोकाज एरिया विकसित हो गई थी, इसलिए वे आपस में चेहरे के भावों और इशारों के माध्यम से संवाद कर सकते थे। अब प्रश्न उठता है, इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद होमो हैबिलिस कैसे जीवित रहा? उनमें क्या परिवर्तन हुए और कैसे होमो हैबिलिस से आगे होमो इरेक्टस और अंततः आधुनिक मानव विकसित हुए? इस पर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की इस श्रृंखला के दूसरे भाग में बात करेंगे। यदि आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सेकंड पार्ट लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।